रूबिका जी, अभी आप जमीन पे हैं और आप जब थोड़े समय जमीन पे रहेंगी तो आप ये रियलाइज करेंगी कि महायुति की स्ट्रैटेजी जो है वो चुनाव जीतने वाली स्ट्रैटेजी है। 287 सीट्स पे हम परिवार के सभी साथी जो है साथ में हैं। अब एक किसी भी घर के परिवार के अंदर भी ऐसा नहीं होता है कि हर व्यक्ति हर चीज पे एक दूसरे से अग्री करता है। तो एक सीट पे हमने अपनी व्यक्तिगत हमारी पार्टी की राय इनको बता दी, हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। 287 सीट्स पे हम लेटर एंड स्पिरिट पे सब साथ में हैं। अब जो सीट पे हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप देखेंगे वहां पे अबू आजमी चुनाव लड़ा करते थे, मुस्लिम बाहुल्य सीट है और हमने आइडियोलॉजिकली नवाब मलिक जी पे हमारी आपत्ति दर्ज कर दी, परंतु इससे महायुति पे 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। कोल्हापुर की सीट पर अगर आपको याद होगा, मधुरिमा राजे जी छत्रपति परिवार की जो है वो कांग्रेस पार्टी का टिकट रिफ्यूज कर देती है और हम गोपाल शेट्टी जी तो 2014 और 19 के चुनाव में 70% के वोट शेयर से जीते थे, जो इंडिपेंडेंट पहले लड़ने का प्रयास कर रहे थे, वो खुद कहते हैं कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजिकल परिवार का हिस्सा हूं, और वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। तो हमारे यहां ऑर्गेनिक यूनिटी है, हमारे वहां दिलों का भी मिलन है 287 सीट्स पे। इनके वहां तो मिलन ही नहीं है, तभी संजय राउत धमकी दे रहे हैं, तभी जाके इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि संजय राउत माना कि 287 पर दिलों का मिलन है। बकरी के समान समझ रहे हैं। 288 में से 288 में से 287 पर तो दिल का मिलन है। यहाँ पर ना दिल मिल पा रहा है ना दल मिल पा रहा है, और अलग से सिरदर्द बने हुए हैं वो तमाम लोग जो बागी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है रूबिका जी, सुनील व्यास जी भी जानते हैं और ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह एकनाथ शिंदे ने कलाबाजी दिखाई, जिस तरह अजीत पवार ने लोटनिया नृत्य दिखाया, जिस तरह की नटबाजी भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई, उससे मतदाताओं में महायुति के खिलाफ बहुत क्षोभ है, गुस्सा है, व्याकुलता है। और इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सत्ता में जो लोग अभी आसीन हैं पूरी तरह बाहर ठेले जाएंगे। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि मुस्लिम, दलित, आदिवासी और मराठा मतदाता जो थे, उनके बहुत बड़े हिस्से ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के घटक दलों को वोट दिया था। प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें जो हैं वो आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2019 में चारों भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन 2024 में वो सिर्फ एक पे ही जीत पाई। तो सारे समीकरण कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं रूबिका जी, कि हमारे देश की चुनावी राजनीति का जो कर्मकांड है उसमें इस एक दशक में बहुत बुनियादी फर्क आ गया है। जो जमीन पर दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो जमीन पर दिखता नहीं है। ऐसा लगता है कि सियासत के पर्दे के पीछे किसी पर्दा नशी की बड़ी मजबूत मौजूदगी है, ऐसी मौजूदगी कि तमाम समीकरण उलट। क्या मतलब है इसका? तो अगर ऐसा है तो जब तक इस पर्दा नशी को विपक्ष तरह बेपर्दा करने में कामयाब न हो जाए, तब तक किसी चुनावी विश्लेषण की कोई अहमियत नहीं है। प्रदीप भंडारी जी सुनिए, आप, ये कौन है पर्दानशी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। रूबिका जी, मैं अगर पंकज जी और उनके मित्र अगर राहुल गांधी जी को पॉलिटिकल चाणक्य 55 बार रिलॉन्च करने का बाद भी नहीं बना पाए, तो इसमें जनता को ये दोष ना दे, देश के लोकतंत्र को दोष ना दे। ये तो अभी से ही डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर दिया रूबिका जी इन्होंने आपके शो पे। आप देखिए किस तरीके से बातों बातों में ये कह रहे हैं कि भैया देखो, अगर हम हार जाएंगे तो लोकतंत्र की प्रणाली में कोई गड़बड़ी है। अभी कुछ समय पहले इन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाए थे, फिर चुनाव आयोग ने इनके हर झूठ को एक्सपोज किया था। लोकसभा चुनाव के अंदर जयराम रमेश जी ने बोला था सब डीएम जो है उनको गृह मंत्री से फोन गया, उसके बाद जाके एक प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर पाए। तो मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों को कहना चाहता हूं, आपको राहुल जी को रिलॉन्च करना है, करिए, ये आपका व्यक्तिगत हित है, राजनीतिक आपका राइट है, परंतु देश के लोकतंत्र और जनता के ऊपर आप अपमान क्यों कर रहे हो? और अगर आपको ऐसे ही लगता है तो पहले तेलंगाना की सरकार को कहिए रिजाइन करे, कर्नाटक को कहिए रिजाइन करे, हिमाचल को कहिए रिजाइन करिए। और मैं आप 5 सेकंड लूंगा रूबिका जी, ये इसीलिए महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं। आप शरद पवार जी का स्टेटमेंट आपने सुना, शरद पवार जी इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। तो मुद्दों से हटके इमोशन और सेंटिमेंट पे जब कोई व्यक्ति चुनाव लाता है तो इससे आप समझ लीजिए कि वो बैकफुट पे है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम यूनिटी वाला कार्ड खेल रहे हैं, हम 80-20 वाला कार्ड खेल रहे हैं, हम अगर बटोगे तो कटोगे वाला कार्ड खेल रहे हैं। प्रदीप जी, आपसे फिर ये सवाल पूछा जाएगा, संजय गुप्ता इसका जवाब दीजिए कि बार बार ये इमोशनल कार्ड खेलने से क्या आप जनता को बेवकूफ बना लेंगे? देखिए, जिस तरह से इन्होंने
नवाब मलिक जी को मैदान में उतारा भी, उनके साथ भी हैं, उनके खिलाफ भी हैं। तो इस पर मैं कबीर जी के दो दोहे कहना चाहूँगा। एक लोभी एक लालची दोनों खेले दांव, दोनों डूबेंगे बावरे चढ़े हैं पत्थर की नाव। और जनाब एक बात और कह रहा हूँ कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गई करे थोथा दिए उड़ाए। या तो आप नवाब मलिक जी के साथ रहिए या उनके खिलाफ रहिए, मतलब ये साथ भी हैं और खिलाफ भी हैं। तो अपनी इस दुविधा को और द्वंद्व को जिस तरह से आपने उजागर किया, इससे पता चलता है कि कितनी प्रतिद्वंद्वता आपके अपने विचारों में है। और रही बात योगी जी के ये उस बयान की कि बटेंगे तो कटेंगे, अगर पैर रखेंगे तो आप ना बच पाएंगे और ना ही अपने आप को बचा पाएंगे। प्रदीप जी जल्दी से काउंटर, उसके बाद मेरे बाकी मेहमान। मैं कह रहा हूं, मैं संजय जी पहले अपने जो पूरे की पूरी यूनिट है उसको साथ में कर दीजिए। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जरूरत पड़ गई। हमने तो 70 से ज्यादा प्रतिशत लोगों को जो है अपने अंदर कर लिया है। जैसे हरियाणा में आपके बागियों ने आपको नुकसान पहुंचाया था, वैसे ही महाराष्ट्र होने वाला है। हरियाणा 2.0 महाराष्ट्र होगा संजय जी, उसमें दोहे काम नहीं आएंगे। जमीन पे मैंने कुछ और कहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। नहीं, मैंने कुछ और कहा है। मैंने कहा है कि एक लोभी एक लालची दोनों खेले दांव, दोनों डूबेंगे बावरे चढ़े हैं पत्थर की नाव। मतलब जिस तरह से आपने नवाब मलिक जी को जो टिकट दिया, आप साथ भी हैं और उनके खिलाफ भी हैं, तो मतलब किसी एक बात पे तो रहिए। ये तो आंख बंद करके आप दोनों ही गठबंधनों में ढूंढ सकते हैं। आप तो उद्धव ठाकरे गुट से हैं भाई, तो सबसे ज्यादा हमारा तो कोई भी साथी ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है जी चुनाव के बाद कुर्सी के लिए आपने विचारधारा के साथ नहीं, बाला साहब का एक ही सपना था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हो और देश में बीजेपी का प्रधानमंत्री के साथ में अलायंस करना ये सपने को सपना साकार था करने के लिए हम सारे सोनिया गांधी जी के साथ अलायंस कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी के सपने को साकार देखिए, बाला साहब ने कांग्रेस को बहुत मुद्दों पर समर्थन किया है। बाला साहब ने सही को सही और गलत को गलत किया है। बाला साहब ने श्रीमती इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। इस बात पर फैसला हो जाना चाहिए, इस बात पर फैसला होना चाहिए। ये हर डिबेट में उठकर आता है। प्रदीप भंडारी रुकिए और संजय गुप्ता रुकिए। हर डिबेट में उठकर आता है कि बाला साहब का सपना क्या था। हाँ, जरा क्लियर कर देते हैं कि बाला साहब का सपना क्या था। सबसे पहले सुशील व्यास जी, क्योंकि एक तो उद्धव पक्ष आ चुका है, संजय जी ने बोल दिया। ये उन्होंने कहा हमारा सपना था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बने और वो बन गया। आपका प्रश्न क्या है भूमिका जी? वो तो बन गया, 2.5 साल से है मुख्यमंत्री। नहीं, सवाल ये कि उनका सपना पूरा हो गया। अब आप कौन सा सपना बचा? बचा नहीं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता देखिए, बाला साहब ने जब शिवसेना बनाई, उन्होंने कहा कि 80% जन कार्य और 20% राजनीति और 80% समाज कार्य। वो सपना जो कहीं कहीं बीच में हम भटक गए थे, उसको एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने फिर अपने विकास के कार्यों से, जन कल्याण की योजनाओं से कहा है कि हम 80% जनता के हित में काम करेंगे और 20% राजनीतिक गतिविधियां करेंगे। ये था बाला साहब का सपना, ये उनकी विचारधारा थी, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो हमको आत्मविश्वास दिलाता है कि हम पुनः 23 तारीख के मतगणना के बाद सरकार बनाने जा रहे हैं। आप ये कहते हैं और जो बार बार बाला साहेब के जो विजुअल्स आते हैं, जो बयान, जो इंटरव्यूज आते हैं, वो हिंदुत्व को लेकर आते हैं, सोनिया गांधी को लेकर वो जो कटाक्ष करा करते थे वो बयान आते हैं। तो और शिवसेना उद्धव गुट की कहता है कि बाला साहेब का जो सपना था वो पूर्ण हो चुका है और जो बचा है उसको उनके बेटे, उनके उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे आगे ले जाने वाले हैं।